नमस्कार दोस्तों। आज बात होने वाली है गुप्त साम्राज्य के ऊपर। अब हम प्राचीन भारत के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। गुप्त जब हम बोलते हैं तो समापन की ओर हमने प्राचीन भारत की तरफ अपने पांव रख दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। अगर आप गुप्त साम्राज्य देखोगे तो आपके सामने ये मैप है और इस मैप में देखोगे कि जो आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है ये रंग, ये जो ऊपर का रंग नज़र आ रहा है कि जो ब्राउन वाला नज़र आ रहा है ये पूरा तुम्हारा कौन सा है, गुप्त साम्राज्य का हिस्सा है। और अगर तुम 1 मिनट रुकोगे तो तुम्हें मैं एक और इमेज दिखाता हूँ और वो इमेज दिखाता हूँ तुम्हें मौर्यंस का। अगर तुम मौर्यंस को देखोगे तो मौर्यंस का जो इलाका है वो ये है, ऊपर से लेकर नीचे तक उनका कब्जा था। लेकिन जब अगर गुप्त का देखोगे तो गुप्त का जो कब्जा है वो उत्तर भारत पे तो पूरा है, बट दक्षिण भारत पे उनका उतना बेहतर कब्जा नज़र नहीं आता। तो इसलिए याद रखिएगा, मैप में थ्रू याद रखिएगा कि जो मौर्य का साम्राज्य है, मौर्यों का साम्राज्य वो बहुत बड़ा साम्राज्य है, जबकि गुप्त का साम्राज्य जो है वो काफ़ी छोटा साम्राज्य है। बात समझ में आ रही है? तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली बात समझ में आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य की। अगर मैं गुप्त साम्राज्य की शुरुआत करूं अगर मैं गुप्त साम्राज्य की शुरुआत करूं तो जो गुप्त अंपायर है, जो गुप्त साम्राज्य है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंग्लिश में गुप्त अंपायर कहेंगे। सी गुप्त अंपायर कहेंगे। अगर गुप्त अंपायर की बात करेंगे तो उसका टाइमलाइन क्या है? इसका टाइमलाइन मोटे मोटे तौर पे 300 से लेकर 550 एडी है। एडी मतलब होता है ईस्वी, तो 300 से लेकर 550 ईस्वी है। और मोटे मोटे तौर पे बोलें तो और मोटे मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य हमें मोटे मोटे तौर पे 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के दौरान हमें 6th सेंचुरी ईडी के दौरान हमें देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। और गुप्त साम्राज्य का मैंने एक और एंगल जो भी दिखाया है वो ये दिखाया कि जहाँ मौर्यंस की बात करोगे तो मौर्यंस का ऊपर अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटका तक, गुजरात से लेकर इधर बंगाल और बिहार बंगाल तक डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है कि वहाँ उन्होंने अपने गवर्नर के थ्रू रूल किया था। बट गुप्त के साथ तुमने मैप देखा है कि गुप्त का मैप थोड़ा सा डिफरेंट था। हम जब गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं तो ये वो वक्त है कि गुप्ता का नॉर्थ इंडिया के ऊपर तो डायरेक्ट कंट्रोल है। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि जहाँ वो अपने गवर्नर के थ्रू, अपने राज्यपाल के थ्रू, वो अपने राज्यपाल के रास्ते वो शासन करते हैं। पर दक्षिण भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर उनका वैसा कंट्रोल नहीं है। साउथ इंडिया उनके हाथ में पूरी तरीके से नहीं था। मेरी बात समझ में आ गई है? ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक। अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य के अंदर जाके देखिएगा तो इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना जो है वो श्रीगुप्त नाम के व्यक्ति ने की है। तो श्रीगुप्त कौन है? श्रीगुप्त जो हैं वो गुप्त वंश के संस्थापक हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। समझ में आ रहा है? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं, है ना? क्योंकि इन्होंने एक टाइटल ली थी, वो है महाराज की। और महाराज हमेशा उस समय उस व्यक्ति को कहते थे जो केवल एक छोटे से क्षेत्र पर, एक स्मॉल एरिया पर रूल करता था। उसे हम क्या कहते थे? महाराज। जिससे पता चलता है कि इन्होंने केवल नींव रखी थी बट पता कुछ वो कर नहीं पाए थे। और इन्होंने ही, श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की है। इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये ज़रूरी है कि इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो याद रखिएगा कि श्रीगुप्त के बाद में आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, अभी हम पढ़ेंगे एक राजा, इसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। नाम सुना है आपने बेटा समुद्रगुप्त का? बहुत ही फेमस रूलर है समुद्रगुप्त। अगर आप समुद्रगुप्त को पढ़ोगे तो समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि रहता था। तो समुद्रगुप्त के दरबार में, उनके कोर्ट में एक कवि रहता था जिसको दरबारी कवि कहते हैं। और उस दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिशेन। क्या नाम था? हरिशेन नाम था बेटा, हरिशेन नाम था, है ना? हरिशेन नाम था। और उन्हीं हरिशेन ने एक अभिलेख लिखवाया है। ये इलाहाबाद का सीन है, ये इलाहाबाद का वो पिलर है। समझ में आ रहा है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति
इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन या फिर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रयाग क्या है, तो प्रयाग कुछ और नहीं है कि प्रयाग एक इलाका है, ये प्लेस है, जगह है। और इंस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, वो पत्थर का टुकड़ा जिस पर लिखा हुआ है। और प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना या फिर टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन। किसी की तारीफ करना क्या कहलाता है, किसी की तारीफ करना कहलाता है प्रशंसा या फिर प्रशस्ति। तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है कि प्रयाग में हमें एक अभिलेख मिला है जिसमें समुद्रगुप्त की तारीफ की है हरिशेन ने, उसके दरबारी कवि ने। और जब समुद्रगुप्त की तारीफ कर रहा है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में बता रहा है। और जब वो बैकग्राउंड में बता रहा है तो उस कहानी के अंदर, अच्छा याद रखिएगा प्रशस्ति जो वर्ड है ना, प्रशस्ति, प्रशस्ति एक संस्कृत का वर्ड है। इससे पता चलता है कि ये जो अभिलेख है वो संस्कृत मतलब संस्कृत के अंदर है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को पढ़ोगे तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अंदर समुद्रगुप्त की तारीफ की हरिशेन ने। और जब तारीफ कर रहा है तो उसका वो फैमिली का बैकग्राउंड बता रहा है। और उस फैमिली बैकग्राउंड के अंदर उसने बताया था कि श्रीगुप्त जो है इस वंश के संस्थापक थे। बात समझ में आया। फिर क्या हुआ कि ये केवल इन्हीं के बारे में मत जानो और तुम और आगे पढ़ो। एक और व्यक्ति जिनके बारे में याद रखना चाहिए। क्या हुआ था कि 7th सेंचुरी भारत में जब 7वीं शताब्दी चल रही थी तो भारत में करीबन 675 AD 675 ईस्वी में भारत में एक चीनी यात्री आया था। तुमने पढ़ा है कि भारत में 3 चीनी यात्री का नाम सुना होगा। फायान सबसे पहले आया था, फिर हिंगसांग आया था, फिर इत्सिंग आया था। तुम इत्सिंग की बात कर रहे हैं और इत्सिंग हिंगसांग के बाद आता है इत्सिंग। और जब ये जो इत्सिंग आता है चीन से, तो याद रखना कि इत्सिंग जो है ये सब बात को मेंशन करता है कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की है। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। इन 2 सोर्सेस के आधार पे, एक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के आधार पे और दूसरा इत्सिंग के लेखों को पढ़ोगे तो उसके अनुसार श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक है। श्रीगुप्त के बाद में अगले हमें राजा मिलेंगे घटोत्कच। अगले कौन मिलेंगे, घटोत्कच। अब मैं घटोत्कच कहाँ लिखूं, तो घटोत्कच मैं यहाँ लिख देता हूँ। कौन मिलेंगे, घटोत्कच, घटोत्कच। बट घटोत्कच का कोई खास योगदान नज़र हमको आता नहीं है। घटोत्कच जैसे महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में भी तुम्हें घटोत्कच मिलेंगे, बट घटोत्कच की बहुत ज़्यादा कहानियाँ हमें मिलती नहीं है। बट कहते हैं कि एक राजा हुआ करते थे, इसमें भी घटोत्कच। घटोत्कच के बाद में पावर में आते हैं जिनका नाम तुम्हें याद रखना है, वो है समुद्रगुप्त। माफ़ कीजिए, उनका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। इनका नाम क्या है, चंद्रगुप्त। अब बेटा चंद्रगुप्त एक और हुए थे गुप्त वंश में, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए हम चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखते हैं। और चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइमलाइन है वो 319 से लेकर 335 AD है। 319 से लेकर 335 AD है। 319 से लेकर 335 ईस्वी के बीच में समुद्रगुप्त ने शासन किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शासन किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट को तुम डिटेल में पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कहते हैं कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। रियल फाउंडर है ये। रियल फाउंडर मतलब होता है कि ये वास्तविक संस्थापक हैं। और ये वास्तविक संस्थापक हैं, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया है। इन्होंने पॉलिटिकल बाउंड्रीज इन्होंने एक्सपैंड की हैं, सही उसको नाम दिलाया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट की टाइटल है, वो टाइटल है महाराज की नहीं है। इन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज कहा है। और अगर तुम महाराजा धीराज की बात करोगे तो महाराजा धीराज का मतलब होता है जो राजाओं का राजा है, उसे महाराजा धीराज कहते हैं। इसलिए क्योंकि श्रीगुप्त केवल महाराज कहते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट अपने आप को महाराजा धीराज कहते हैं। इट मीन्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया था और इनके अधीन, इनके कंट्रोल में बहुत सारे राजा थे, इसलिए इनको हम रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक या सही से नींव रखने वाला कहते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करोगे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 AD में ही जिस साल ये गद्दी पर बैठते हैं, उसी साल इन्होंने
एक कैलेंडर इशू किया था, एक कैलेंडर जारी किया था, एक संवत जारी किया था जिसे हम कहते हैं गुप्त संवत। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कि इन्होंने 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 एक संवत जारी किया है जिसे हम गुप्त संवत या फिर गुप्त एरा कहते हैं। अगर आप गुप्त संवत कहोगे तो भी ठीक है और गुप्त एरा कहोगे तो भी ठीक है, जो कि इन्होंने 319 ईस्वी में जारी किया था। अब अगर तुम पढ़ोगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुछ शादी ब्याह का कार्यक्रम इन्होंने किया है। शादी ब्याह का क्या मामला है थोड़ा समझो, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक है, जिन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल ली है, कैलेंडर जारी किया है, इनका एक बहुत बड़ा काम है कि इनकी शादी बड़ी ज़रूरी है। देखो ये वाला इलाका, ये है तुम्हारा पाटलिपुत्र का इलाका। ये पाटलिपुत्र में रहते थे, है ना। ये पाटलिपुत्र से अपने साम्राज्य की स्टार्टिंग किए थे। मौर्यंस के बाद एक बार फिर पाटलिपुत्र सत्ता के केंद्र में आ गया था, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना था। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि जब भी शादी ब्याह होगा वो आसपास के इलाके में होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब बिहार में कहीं शादी करेंगे। इसीलिए देखोगे कि जो पाटलिपुत्र के आसपास का इलाका है, जैसे यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है वैशाली। जस्ट ऊपर ही पड़ता है वैशाली। और वैशाली पर किसका रूल था? लिच्छवियों का। किसका रूल था? लिच्छवियों का रूल था। याद आया, बिंबिसार ने भी वैशाली के लिच्छवियों से शादी की थी, वही वाला लिच्छवी हैं, अभी तक चले आ रहे हैं। तो वैशाली के लिच्छवी बहुत फेमस थे, दुनिया के सबसे पुराने क्षत्रियों में से एक माने जाते हैं। तो इन्हीं की जो डॉटर है कुमार देवी, उनके साथ में, कुमार देवी के साथ में इन्होंने शादी की थी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने आसपास के इलाके में जो लिच्छवी प्रिंसेस हैं, लिच्छवी की राजकुमारी है कुमार देवी, उनसे शादी की है। अब इस शादी में ऐसा क्या है जो हमें समझना चाहिए, समझने में ज़रूरी है, ये एंगल समझना बहुत ज़रूरी है क्या कि जो गुप्त हैं वो वास्तव में वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ कितने वर्ण हैं? हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं। एक हैं ब्राह्मण, दूसरे हैं क्षत्रिय, एक हैं ब्राह्मण, दूसरे हैं क्षत्रिय, तीसरे हैं वैश्य और चौथे हैं शूद्र। और हमारे यहाँ नियम है कि आपका जन्म जिस वर्ण में होगा आपको वही काम करना होगा। ऐसे में क्या है कि जो गुप्त हैं वो एक वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वैश्य काम होता है व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स में चले जाना। आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकते। और आप इनको देखो कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये प्रशासन संभालने, राजपाट संभालने हैं, तो समाज कभी इन्हें मान्यता नहीं देगा। और समाज की मान्यता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये लोग सोच रहे हैं कि हम अगर किसी क्षत्रिय परिवार में शादी कर लेंगे तो हम समाज को बता पाएंगे कि अगर क्षत्रिय परिवार के लोगों ने अपनी बेटी का ब्याह किया है तो या तो वो क्षत्रिय परिवार में अपनी बेटी का ब्याह करेंगे या तो ब्राह्मण में करेंगे, अपने ऊपर से करेंगे। अगर वो हमसे अपनी बेटी का विवाह करें इसका मतलब हम भी क्षत्रिय होंगे। इसीलिए जानकर इन्होंने क्षत्रियों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाया ताकि खुद को क्षत्रिय साबित कर सकें, ताकि शासन चलाने में आसानी हो सके। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इन्होंने वैशाली के लिच्छवियों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए थे। और वैशाली के लिच्छवी इसलिए तैयार हो गए थे क्योंकि उनके पास में सिर्फ नाम बचा था, पैसा तो था नहीं। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को नाम चाहिए था, पैसा था, तो दोनों ने आपस में संबंध बना लिए और इस प्रकार ये वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। और इस वैवाहिक संबंध की बात करोगे तो इस वैवाहिक संबंध को और उन्होंने मान्यता देने के लिए एक सिक्का चलाया था। क्योंकि असल बात यह है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो उनकी जो इनकी वाइफ हैं और वाइफ का खानदान है वो उनके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। इसीलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक सिक्का चलाया था जिसमें एक तरफ राजा की तस्वीर है और दूसरी तरफ रानी की तस्वीर है। इसे क्या कहते हैं? राजा और रानी प्रकार का सिक्का। समझ में आ रहा है? किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ कॉइन। बात समझ में आ रहा है? किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ कॉइन्स हैं, याद रखिएगा। और ये सिक्का किस चीज़ का बना था? ये सिक्का जो है वो गोल्ड का बना हुआ था। ये गोल्ड कॉइन है, ये स्वर्ण सिक्का है। और स्वर्ण सिक्के को क्या कहते थे गुप्त काल में? दिनार कहते थे बेटा। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। DINAR, दिनार कहते थे। तो याद रखना, इनमें से कोई भी बात तुम
भूल मत जाना, ठीक है। तो याद रखना कि इन्होंने सोने का सिक्का चलाया था, इसको हम राजा रानी प्रकार का सिक्का कहते हैं। अब देख रहे हो चंद्रगुप्त फर्स्ट क्यों सिक्के के ऊपर अपनी पत्नी का फोटो बना रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी इस बात को प्रूव कर रही है कि वो क्षत्रिय है। और सिक्का जो होता है वो साम्राज्य के कोने कोने में जाएगा, तो सबको मैसेज चला जाएगा कि सिंहासन पे जो लोग बैठे हुए हैं, थ्रोन पे जो लोग हैं वो क्षत्रिय हैं। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा। और ये जो वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, इस पर भी एक किताब लिखी गई है जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के कोटियर ने लिखी थी। उस व्यक्ति का नाम था वज्जिका। ये आपने नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इनके एक कोटियर थे जिनका नाम था वज्जिका। उन्होंने एक किताब लिखी है इस पूरे मैट्रिमोनियल अलायंस के ऊपर। उस किताब का नाम है कुमोदी महोत्सव या कौमुदी महोत्सव या कौमुदी महोत्सव। रिमेंबर, इन्होंने किताब लिखी थी कौमुदी महोत्सव, और कौमुदी महोत्सव वो किताब है जहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी हैं, इन दोनों के वैवाहिक संबंधों से एक बेटा हुआ। इसका नाम क्या था? इसका नाम था समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में मुझे ये मैप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मैप यूज़ नहीं करूँगा तो बात बनेगी नहीं। क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? कलर अच्छा नहीं है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। मैं इसको रफ़ कर देता हूँ, क्योंकि रफ़ नहीं करूँगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, राइट। इसलिए मुझे इसी मैप का यूज़ करना होगा, क्योंकि मैप के थ्रू जब आप पढ़ोगे तो अब देखो, मुझे पाटलिपुत्र दिखाना था, मुझे वैशाली दिखाना था, तो मेरे लिए मैप पे आसान रहा। अगर मैं मैप यूज़ नहीं करूँगा तो बच्चे तुम कितना अच्छा भी पढ़ लो, वो तुम्हें लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तुम्हें इमेजिन करने में बहुत दिक्कत होगी, एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें कनेक्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। और जितना तुम्हारा कनेक्ट करके पढ़ोगे, तुम्हें उतना कम समय लगेगा एग्ज़ाम में उस आंसर तक पहुँचने में। समझ में आ रहा है? एग्ज़ामिनेशन में हमारा टाइम बहुत कीमती होता है, क्योंकि हम जितना कम प्रेशर लेंगे हम उतना जल्दी क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन टफ है हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने क्या बोला कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी के रिलेशन से एक बेटा हुआ था। कुमार देवी के रिलेशन से एक बेटा हुआ था। इन दोनों के मैट्रिमोनियल अलायंस से एक बेटा हुआ था, जिसको कहते हैं समुद्रगुप्त। तो पावर में कौन आ रहा है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को अगर तुम ठीक से पढ़ोगे तो समुद्रगुप्त का जो टाइमलाइन है वो 335 में स्टार्ट होता है और 335 से लेकर 375 AD के बीच में रहता है। ये है समुद्रगुप्त का टाइमलाइन। कहते हैं कि समुद्रगुप्त को इस बात का डर था कि हमें भी समाज में लोग कहेंगे कि तुम वैश्य हो, है ना, तो रूल करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये भी सोचता है कि अगर अपने पिता की तरह शादी ब्याह कर लूँ तो फ़ायदा रहेगा। बट इसको याद आया कि शादी ब्याह का काहे सोचना, हमारी जो मम्मी हैं वो तो लिच्छवी प्रिंसेस थी, याद है, लिच्छवी प्रिंसेस थी। तो हम अपने ददिहाल से तो वैश्य हैं, लेकिन ननिहाल से क्षत्रिय हैं। क्यों ना अपना नाम हम ननिहाल से जोड़ लें। और इसीलिए, क्योंकि वो अपना संबंध ननिहाल से जोड़ सकता है, इसीलिए समुद्रगुप्त ने टाइटल ली है। ही टुक द टाइटल ऑफ लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवियों का नाती का मतलब समझते हो? बेटी का बेटा। दोहित्र एक संस्कृत टर्म होता है, इसका मतलब होता है बेटी का बेटा, नाती होता है। तो वो कह रहा है कि मैं लिच्छवियों का नाती हूँ, मैं क्षत्रियों का नाती हूँ। अब तो शासन करने का अधिकार है। यस, देखो, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने मैट्रिमोनियल अलायंस से क्षत्रिय खुद को साबित किया, तो समुद्रगुप्त ने अपने आप को अपने ननिहाल से संबंध जोड़ के अपने आप को क्षत्रिय साबित करने की कोशिश की। दिखाता है कि ये लोग वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। समुद्रगुप्त अगर जाना जाता है तो अपने एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन मतलब होता है अपने विस्तार के लिए जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने खूब विस्तार किया था। खूब एक्सपेंशन किया था।
अब समुद्रगुप्त का जो एक्सपेंशन है, समुद्रगुप्त ने जो एक्सपेंशन किया है, विस्तार किया है, समझ में आ रहा है, उसको भी थोड़ा देखेंगे क्योंकि उसी पर फिर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे समुद्रगुप्त की बात करोगे तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, ये जो आसपास के इलाके हैं, ये पाटलिपुत्र से जो आसपास के इलाके हैं, ये वाला बेल्ट, ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला, समझ में आ रहा है, ये वाला जो बेल्ट है, ये इसे कहते हैं हम लोग, जो उत्तर भारत के स्टेट थे, ये नॉर्थ के स्टेट थे, उत्तर भारत भी कहते हैं, नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं, और एक और वर्ड यूज़ करते हैं, आर्यवर्त, आर्यवर्त, बेटा भूलना नहीं, क्या नाम है, आर्यवर्त। ये जो आर्यवर्त का इलाका है, मतलब ये यूपी और बिहार का बेल्ट है, यहाँ पे जितने स्टेट्स थे, यहाँ पे करीबन छोटे छोटे 9 राजा थे। कितने राजा थे? 9। तो आर्यवर्त के अंदर 9 राजा हुआ करते थे। तो समुद्रगुप्त ने इन आर्यवर्त के 9 राजा को डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, ज़बरदस्ती इन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, जबरन इनका फोर्सफुली एनेक्सेशन कर लिया, जबरन। ये नहीं चाहते थे कि ये साम्राज्य में जाए, लेकिन राजा को हरा के उनको हटा दिया और खुद कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती कब्जा किया। और इस पॉलिसी को कहते हैं प्रसबोधन की पॉलिसी। इस पॉलिसी का नाम क्या है? इस पॉलिसी का नाम है प्रसभोदरण। बेटा प्रसबोधन क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं प्रसबोधन, प्रसबोधन की नीति कहते हैं। बेटा दिख रहा होगा आई थिंक मुझे, प्रसबोधन। हाँ, प्रसबोधन का मतलब होता है फोर्सफुली एनेक्स कर लिया था। बात समझ में आया? लेटर ऑन फिर समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के बाद में दक्षिण भारत की तरफ भी अपना अभियान किया, इस तरफ से। और जब दक्षिण भारत की तरफ अभियान किया, तो दक्षिण भारत के अंदर जब अभियान किया तो वहाँ पर करीबन 12 राजा थे। कितने राजा थे बेटा? 12 राजा थे। और जो 12 राजा थे, उन 12 राजाओं का जो लीडर था, जो लीड कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम भूलना नहीं, उसका नाम था विष्णुगोप। क्या नाम था? विष्णुगुप्त नहीं बेटा, विष्णुगोप बोला है, विष्णुगोप। और विष्णुगोप कौन है? ये पल्लव रूलर है, पल्लव वंश का राजा है। पल्लव वंश कहाँ पर है? तमिलनाडु में, कांचीपुरम के पास में है। ठीक है, ये पल्लव रूलर था, उसका नाम था विष्णुगोप। इसने समुद्रगुप्त का मुकाबला किया, लेकिन विष्णुगुप्त मारा गया, मतलब हार गया, परास्त हो गया। और जब विष्णुगुप्त हार गया तो फिर समुद्रगुप्त ने ये लोग बहुत रो रहे थे कि भैया छोड़ दीजिए, गलती हो गई, हम आपको हर बात मानेंगे, छोड़ दीजिए। तो समुद्रगुप्त का हृदय परिवर्तन हो गया और समुद्रगुप्त ने इन 12 के 12 राजाओं को छोड़ दिया। समझ में आ गया? इसीलिए कहते हैं इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? इस पॉलिसी को कहते हैं ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहते हैं। ग्रहण का मतलब क्या है? ग्रहण का मतलब क्या है कि बेटा सबसे पहले ग्रहण किया। ग्रहण का मतलब होता है सबसे पहले हमने इनको कैप्चर कर लिया, जीत लिया। फिर जब ये अनुग्रह कर रहे थे, अनुग्रह का मतलब होता है जब ये रिक्वेस्ट कर रहे थे तो इनकी रिक्वेस्ट पर इनको छोड़ दिया, इनको रिलीज कर दिया। मोक्ष मतलब रिलीज कर दिया। पहले कैप्चर किया, लेटर ऑन जब इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की तो इनको रिलीज कर दिया। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो यही है समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। अब यहाँ पे तुम्हें इंटरेस्टिंग बात तुम्हें सोचनी चाहिए। समुद्रगुप्त ने नॉर्थ इंडिया के अंदर राजा को छोड़ा नहीं, बट साउथ इंडिया के अंदर समुद्रगुप्त ने छोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी हम नया नया साम्राज्य बनाए हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। ऐसे में दक्षिण भारत को पूरा जीतेंगे ना तो क्या होगा, ना नॉर्थ संभाल पाएंगे ना साउथ संभाल पाएंगे, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की भाषा अलग है, कल्चर अलग है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। इसलिए यहाँ पर हम कब्जा करके रख नहीं सकते हैं। अगर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो उत्तर भी जाएगा, दक्षिण भी जाएगा। इसलिए यहाँ के राजाओं को केवल धमका के छोड़ने में ही भलाई है। इसीलिए उस पॉलिसी का हिस्सा था, ना कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। समझ में आ रहा है? फिर और देखो, फिर क्या हुआ कि जो ये बाउंड्री वाले हैं ना, अपनी बाउंड्री के अंदर हैं, हमारे फ्रंटियर एरियाज हैं। हमारे फ्रंटियर मतलब होता है हमारी सीमा के अंदर। इधर ये वाला एरिया, नेपाल वाला इलाका, ये नेपाल वाला इलाका, यहाँ पर भी
यहाँ के जो राजा महाराजा थे, यहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो अपनी देश की सीमा में आते थे, जो यहाँ की लोकल्स थे, उनको हरा दिया। और उनको हराने के बाद बोला कि एक काम करिए, सर्व कर दान प्रणाम फिर आगमन। ये इंग्लिश हिंदी टर्म है, संस्कृत के वर्ड है बच्चे, संस्कृत के वर्ड हैं। सर्व कर दान प्रमाण आगमन, ये क्या है बच्चे? सर्व मतलब होता है सभी प्रकार के, कर मतलब होता है टैक्सेस, जो टैक्सेस आप पे लगाएंगे वो टैक्सेस पे करिए। ठीक, जब भी आपको बुलाया जाए आप आगमन करिए, अराइवल आपका आना होगा। प्रणाम मतलब सर झुकाना होगा, और खाली हाथ मत आना, कुछ लेकर आना। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल करने की पॉलिसी है कि नहीं है? ये इनडायरेक्ट कंट्रोल करने की अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने की नीति है कि देखो हम तुम्हें अपने इलाके में शासन करने की अनुमति देते हैं, परंतु तुम्हें मेरी बातें माननी होगी, हम तुम्हें जब भी बुलाएंगे तुम्हें आना होगा। सर्व कर दान प्रमाणागमन, समझ में आया? और फिर यहाँ पर जाके देखो, जो यहाँ पर आउटर में ये गुजरात का बेल्ट है, यहाँ पर ये हैं, इस एरिया में जो विदेशी लोग रह रहे थे, जो विदेशी हैं, है हमारी बाउंड्री में लेकिन विदेशी लोग हैं, समझ में आ रहा है? जैसे शक हो गए, जैसे कि दूसरे लोग हो गए, उनको डिफीट किया। और उनको बोला कि आप एक काम करो, आप अपनी डॉटर को हमारे घर में ब्याह दो, डॉटर ब्याह दोगे, डॉटर की शादी हमारे यहाँ कर दोगे, तो फिर आप हम पे हमला नहीं करोगे, है ना, हमारी बातें मानोगे। तो इसीलिए उनकी डॉटर्स की शादी अपने परिवार में बच्चों से करवा दी। इसलिए कहते हैं कन्यो उपदान, अपनी कन्या का दान कर दीजिए हमारे परिवार में। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से देखो कि जहाँ जैसी पॉलिसी सही लगती है वहाँ वैसी पॉलिसी अपनाई, और इस पॉलिसी के थ्रू ही इतना बड़ा एम्पायर वो मेंटेन कर पाया महान सम्राट समुद्रगुप्त। अगर वो सोचते कि हर जगह वो डायरेक्टली कंट्रोल कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं था। जहाँ डायरेक्टली कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटीज़ थी, डायरेक्ट कंट्रोल किया। जहाँ लगा कि छोड़ने में भलाई है तो जीत कर छोड़ दिया। जहाँ लगा कि इनडायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ इनडायरेक्ट कंट्रोल किया। जहाँ लगा कि इससे भी बात नहीं बनेगी, वो सर फिर क्योंकि दूरी बहुत है, सर उठाएंगे, तो उनको बोला कि अपनी बेटी की शादी हमारे परिवार में करा दो। देख रहे हो, जैसा सही लगा बिल्कुल वैसे ही किया। और इस पॉलिसी की एक्सपेंशन खूब कर रहे हैं। इस एक्सपेंशन इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इंडियन हिस्ट्री में इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इनके जो दरबारी कवि हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं हरिशेन। पढ़ाया था मैंने आपको। हरिशेन ने इनकी खूब तारीफ की है। कहाँ तारीफ की है, याद आया ना? इनकी तारीफ कहाँ की? इनकी तारीफ की है इस प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के अंदर। इस प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के अंदर जाके देखिएगा कि समुद्रगुप्त की खूब तारीफ हुई है। और ये प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो है, या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, वो संस्कृत में है, क्योंकि प्रयाग जगह का नाम है। अभिलेख पत्थर का टुकड़ा है, और चूंकि उस पर संस्कृत भाषा में लिखा है, तारीफ की गई है, तो प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ करना। तो प्रयाग में एक अभिलेख है जिसमें तारीफ की गई है। ये संस्कृत भाषा में है और चंपू लिपि में है, ध्यान रखना। ये वही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जहाँ पे हमें महारानी कौरवकी, समुद्रगुप्त, आगे जाके जहांगीर और महारानी विक्टोरिया के बारे में भी जानकारी मिलती, क्योंकि इसी पत्थर के टुकड़े के ऊपर आगे जाके जहांगीर ने भी लिखवा दिया था। इलाहाबाद में ही रखा था, जहांगीर ने लिखवा दिया था। और फिर महारानी विक्टोरिया भी रो रही थी, तो उनका भी नाम गोद दिया गया था इस पत्थर के ऊपर। बात समझ में आया? ध्यान रखिए, 4 लोग का नाम है, महारानी कौरवकी, अशोक की प्रिय पत्नी, समुद्रगुप्त, जहांगीर और महारानी विक्टोरिया का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब समुद्रगुप्त एक्सपेंशन किए, खूब एक्सपेंशन किए। ये हमें और तरीके से पता चलता है। जैसे इन्होंने एक सिक्का जारी किया था, जिसमें वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ। और मेरे बच्चे, अश्वमेध यज्ञ से पता चलता है कि आप एक्सपेंशन में बिलीव करते हो। तो इन्होंने एक सिक्का जारी किया था जिसमें वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और अश्वमेध यज्ञ वाले सिक्के से पता चलता है कि दे बिलीव इन एक्सपेंशन। बात समझ में आया? ये उनकी विस्तार की नीति का पता चलता है। और इस विस्तारवादी नीति को
जब ब्रिटिशर्स ने पढ़ा, इस विस्तारवादी नीति को जब ब्रिटिशर्स ने पढ़ा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने पढ़ा, तो वो बड़े प्रभावित हुए। और उस हिस्टोरियन का नाम था V.A. स्मिथ। याद रखना उस हिस्टोरियन का नाम क्या था, V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ जब ने समुद्रगुप्त को पढ़ा तो यार बोला क्या एक्सपेंशन किया बंदे ने। और इसीलिए V.A. स्मिथ ने कहा कि ये जो समुद्रगुप्त है बिल्कुल नेपोलियन के जैसा है, इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीज़ मुझे बतानी चाहिए, मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग नेपोलियन को जानते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए नेपोलियन वर्ड नया है। तो उनके लिए कौन है ये नेपोलियन वर्ड जो है, ये नेपोलियन वर्ड नया है। ये नेपोलियन है कौन? अगर तुम नेपोलियन वर्ड को पढ़ोगे तो नेपोलियन एक पर्सन का नाम है, उसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो बिलोंग करता है फ्रांस से। कहाँ से बिलोंग करता है? फ्रांस से। और ये आपको कब मिलेगा? आपको लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी का अंत हो रहा है जब फ्रांस की क्रांति फ्रांस में हो चुकी है, और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस का बहुत बड़ा तानाशाह मिलेगा। भाई पूरे यूरोप को रौंद के रख दिया था, पूरा यूरोप एक्सेप्ट वन कंट्री, इंग्लैंड को छोड़ के पूरे यूरोप को रौंद के रख दिया बंदे ने। इतना एक्सपेंशन किया, बाप रे, समझ में आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि V.A. स्मिथ कहता है कि यार बिल्कुल ये नेपोलियन के जैसा विस्तार किया, पूरे भारत को रौंद के रख दिया इस आदमी ने, इसलिए नेपोलियन ऑफ इंडिया कहता है। तुलना हम उससे कहते हैं जिसके फीचर्स सेम हो। बात समझ में आ रहा है? कहते नहीं बंदा विराट कोहली जैसा खेल रहा है, या सचिन जैसा खेल रहा है, या महेंद्र सिंह धोनी जैसा खेल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तुलना, एक बात और देखो, तुलना उल्टी क्यों की गई है? नेपोलियन तो बहुत बाद का आदमी है, समुद्रगुप्त पहले है, ऐसा भी इसलिए क्यों किया ये भी समझो। देखो भारत का इतिहास ब्रिटिशर्स ने लिखा है, और ब्रिटिशर्स पढ़ कर आए हैं नेपोलियन को, विलियम शेक्सपियर को, जॉन मिल्टन को या वॉल्टेयर को पढ़ कर आए हैं। तो भारत के पात्रों की तुलना वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने मान लो कि मैंने विराट कोहली को बैटिंग करते देखा है, मैंने विवियन रिचर्ड्स को बैटिंग करते उतना नहीं देखा है, टीवी पे एक दो बार हाइलाइट्स में देखा होगा। तो जब मैं देखता हूँ तो कहता हूँ कि यार विराट कोहली जो है सर विवियन रिचर्ड जैसा खेल रहे हैं, या जो विवियन रिचर्ड्स की खेलने की शैली बिल्कुल विराट कोहली जैसे, भले ही रिचर्ड साहब पहले आए थे। बात समझ में आया कि नहीं? यार क्या ताबड़तोड़ खेलते थे, या ऐसे बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं जो अपने समय के, क्या बात है, मतलब बाउंसरी पड़ती थी तो बिल्कुल सर गायब हो जाए। आजकल के वो बॉलर में बात नहीं है, उस समय के बॉलर्स देखिए, लंबे चौड़े बॉले और क्या बॉल मारते थे। मज़ा आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि क्रिकेट अपना पैशन है, मज़ा आता क्रिकेट खेलने में, तो सब बीत गया। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें तो V.A. स्मिथ साहब जो हैं वो कहते हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया है, ये भारत के नेपोलियन है। समुद्रगुप्त की बात करोगे तो समुद्रगुप्त के बारे में 2-3 फैक्ट्स आपको और पता होने चाहिए। समुद्रगुप्त अच्छा म्यूजिशियन भी था, एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी था। और चूंकि बहुत अच्छा म्यूजिशियन था तो उसके बारे में मैं कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ? ऐसे देखो, समुद्रगुप्त की बात करोगे तो समुद्रगुप्त ने टाइटल ली है कविराज। ही टुक द टाइटल ऑफ कविराज, और कविराज का मतलब है कवियों का राजा, इसका मतलब संगीत में इंटरेस्ट है। और इसने एक सिक्का जारी किया है, एक कॉइन इशू किया है, सिक्का जारी किया है, जिसमें एक आदमी वीणा को प्ले कर रहा है। वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो माँ सरस्वती बजाती हैं, वही है वीणा को प्ले कर रहा है। अगर वीणा को प्ले कर रहा है इट मीन्स ये संगीत में इंटरेस्टेड है। क्योंकि देखो जनता से कनेक्ट करने के कोई साधन तो थे ही नहीं, पहले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब तो था नहीं, अखबार तो था नहीं। तो जनता तक ये बात पहुंचाना कि राजा क्या चाहता है, या राजा किस में इंटरेस्टेड है, या राजा क्या बताना चाहता है। राजा टाइटल्स लेते थे, सिक्के जारी करते थे, सिक्के पे वो खुदवा के भेज देते थे, ताकि लोगों को पता चले कि राजा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर वो कविराज की उपाधि ले रहे हैं, सिक्का जारी कर रहे हैं, इसका मतलब समुद्रगुप्त संगीत में काफ़ी इंटरेस्टेड है। साथ ही समुद्रगुप्त के कोर्ट में आपको वसु बंधु भी देखने को मिलेंगे, जो
बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान हैं। ठीक है, प्रकांड विद्वान है वसुबंधु, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा कि जब ये रूल कर रहे थे तो इधर श्रीलंका का जो शासक था मेघवर्मन, श्रीलंका का जो रूलर है उसका नाम क्या है, श्रीलंका का जो रूलर है उसका नाम है मेघवर्मन। मेघवर्मन 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 ने समुद्रगुप्त से रिक्वेस्ट किया कि सर जी हमारे जो लोग हैं ये बोध गया आते हैं, क्योंकि श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करता था, बौद्ध धर्म को मानने वाला देश था, तो वो सब बोध गया आते थे, बोध गया सारनाथ वगैरह आते थे जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला था, पहला उपदेश दिया था। तो कहते थे कि सर हमारे ज़्यादातर लोग बोध गया आते हैं तो वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती, लोग परेशान होते हैं। समुद्रगुप्त ने कहा परेशान मत होइए, हम यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की पूरी व्यवस्था बना देते हैं। ये धार्मिक सहिष्णुता है, वो दूसरे धर्म को भी सम्मान दे रहा है। समुद्रगुप्त की अब ये सब काम करते हुए मृत्यु होती है और अब पावर में कौन आता है, अब पावर में आता है रामगुप्त। सी रामगुप्त। रामगुप्त जब पावर में आता है, रामगुप्त जब पावर में आता है, रामगुप्त पावर में जब आता है, एक मिनट को मैं पहले माइक की बैटरी देख लूँ उसके बाद मैं रामगुप्त पढ़ाऊँ। हाँ, क्योंकि पता चला मैं पढ़ाता चला गया और बैटरी बंद हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। रामगुप्त, अगर मैं रामगुप्त की बात करूं, समुद्रगुप्त के बड़े बेटे हैं, इनके बारे में जानकारी बहुत सीमित है। रामगुप्त की समस्या क्या है कि एक वीक रूलर है, एक कमज़ोर शासक हैं, और जो कि कमज़ोर शासक हैं तो उस पर इन पर हमला भी होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो गुजरात का इलाका है ना, गुजरात का इलाका है, तो यहाँ पे शक लोग शासन करते थे। कौन शासन करते थे? शक लोग शासन करते थे। शक लोग शासन करते थे। शक लोग शासन करते थे। आपको शक लोग या फिर शक शासक नजर आएंगे। आपको शक लोग नजर आएंगे या फिर शक शासक नजर आएंगे। शक शासक का नाम क्या है? शक शासक का नाम है, ध्यान रखिएगा, शक शासक का नाम है, शक शासक का नाम है रुद्र सिंह थर्ड। बेटा रुद्र दामन नहीं है, रुद्र सिंह थर्ड। याद करो, मैंने तुम्हें रुद्र सिंह थर्ड का नाम लिया था जब मैं तुम्हें लेटर मॉडर्न पीरियड पढ़ा रहा था। ठीक है, इसी शब्द पे हमने समापन भी किया था, लेटर मॉडर्न पीरियड का फर्स्ट पार्ट। अगर रुद्र सिंह थर्ड को पढ़ोगे तो रुद्र सिंह थर्ड के बारे में कहते हैं कि इसने मौका पाया कि कमज़ोर शासक है और मौका पाकर इसने हमला कर दिया था। इसने मौका पाकर हमला कर दिया था रामगुप्त के ऊपर, और रामगुप्त ऊपर हमला करके रामगुप्त को बुरी तरीके से कर दिया डिफीट। रामगुप्त हार गए। रामगुप्त हार गए तो उसके बाद में रामगुप्त के सामने शर्त रखी कि ये भाई हम तुमको जाने देंगे, हम तुमको छोड़ देंगे, बस शर्त ये है कि तुम्हें अपनी वाइफ, इसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, इसका नाम है ध्रुव स्वामिनी ध्रुव स्वामिनी की शादी मेरे साथ करनी होगी। अगर ध्रुव स्वामिनी की शादी रुद्र सिंह थर्ड के साथ में कर दोगे तो हम तुम्हारा राज्य छोड़ देंगे। अब ऐसी शर्त क्यों रखी? और तुम्हारे मन में अगर ये आ रहा होगा कि इस तरह के शादी ब्याह के बाद हमला नहीं होगा तो उल्टा सोच रहे हो बेटा, इस तरह की शादी के बाद कांड होने वाला है, हमला नहीं होना होगा तो फिर हमला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सेंसिटिव इशू है। अब सवाल उठता है कि इस तरह की शर्त क्यों रखी गई, तो कहानी में समझो। तुम्हें याद होगा समुद्रगुप्त वाला केस, समुद्रगुप्त ने जब शकों को हराया था तो उनकी बेटी का ब्याह अपने परिवार में करवाया था ज़बरदस्ती। शक नहीं चाहते थे, शक चूंकि हार गए तो उनके पास विकल्प नहीं था, तो शकों ने इस बात का बदला लेने के लिए मेरे बच्चे, उन्होंने हमला किया, और हमला करने के बाद उस अपमान का बदला लेने के लिए बेटी नहीं मांगी, वाइफ मांगी थी। समझ में आया? ये उस अपमान का बदला था। अब जो रामगुप्त हैं वो कमज़ोर शासक हैं, तो ये तो तैयार हो गए थे, पर तभी रामगुप्त का यंगर ब्रदर छोटा भाई, जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, वो चंद्रगुप्त सेकंड दरबार में आ गया। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आने के बाद उसने बोला कि देख भाई, मैं तो भाभी को जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, मैं किसी भी दशा में अपनी भाभी को जाने नहीं दूंगा और तुम जिम्मेदारी हमको दे दो। तो रामगुप्त ने जिम्मेदारी चंद्रगुप्त सेकंड को दे दी कि तुम अपनी भाभी को बचाओ। चंद्रगुप्त सेकंड बहुत चालाक आदमी था,
उसने ये घोषणा कर दी, डिक्लेयर करवा दिया, ये घोषणा कर दी कि डिक्लेयर करवा दिया कि हम जो ध्रुव स्वामिनी को सौंपने को तैयार हैं, हम ध्रुव स्वामिनी को सौंपने को तैयार हैं। अब ये खुश हो गया कि भाई अब ये औरत जो है आने वाली है। लेकिन जिस दिन ध्रुव स्वामिनी को जाना था, तो ये भाभी के पास जाता है और भाभी के पास जाने के बाद में कहता है कि तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी जगह पे मैं जाऊंगा। इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण कर लिया, पूरा स्त्री के रूप में आ गया, घूंघट यहाँ तक कर लिया। बात समझ में आ गया। अब अगर महारानी जाएंगी तो महारानी के साथ में दासियां जाएंगी तो कम से कम 500 दासियां होंगी। महारानी और दासियों की पालकी उठाने वाले लोग होंगे, तो एक एक पालकी को उठाने के लिए 6-6, 7-7 लोग होंगे। फिर खाना बनाने वाले लोग पे तमाम लोग होंगे। तो 3-4 हज़ार आदमी कोई पालकी वाला बन के, कोई दासी बन के और खुद ये ध्रुव स्वामिनी बन के पहुँचता है। और उसके बाद शकों पे बहुत बुरा हमला होता है ना। चूँकि सब अंदर पहुँच जाते हैं, शक चेक भी नहीं करते हैं, उम्मीद भी नहीं करते हैं, और ले जाकर इसको बिठा देते हैं रुद्र सिंह थर्ड के बगल में। रंगारंग कार्यक्रम चल रहा होता है, नशे में बिल्कुल धुत था रुद्र सिंह थर्ड। तभी हमारी ध्रुव स्वामिनी उर्फ चंद्रगुप्त सेकंड ने अपना दुपट्टा पीछे किया, बड़ी बड़ी मूछें निकली, मारा खटाक से मारा। वहीं पर ही रुद्र सिंह थर्ड का गला कट गया। और इस घटना के बाद जब गला कटा, उसके बाद में शकों को इतना मारा कि इंडियन हिस्ट्री में इसके बाद शकों का नामो निशान तक मिट गया। क्योंकि शक पहले से कमज़ोर थे, याद है, शक पहले से कमज़ोर थे सातवाहन से लड़ने की वजह से। लेकिन इस घटना के बाद तो वो ख़त्म ही हो गए। और इसके बाद जब शकों को काट डाला तो अपने घर वापस आया, और अपने घर आने के बाद सबसे पहले अपने भाई को मारा, रामगुप्त को। और रामगुप्त को ये कहते हुए मारा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार रामगुप्त की हत्या कर दी और खुद पावर में आ गया। तो हमारा अगला सम्राट कौन है? हमारा अगला सम्राट है चंद्रगुप्त सेकंड है। और ये चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो 375 से लेकर 415 AD के बीच में रूल करेगा। बात समझ में आ रहा है? कहानियां जोड़ी कि समुद्रगुप्त तो ठीक से पढ़ोगे तो ही रामगुप्त समझ में आएगा तुम्हें। अब बाद में कहते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुव स्वामिनी से शादी भी कर ली थी। इन दोनों ने बाद में शादी भी कर ली थी, मैरिज भी हो गई थी, मैरिज कर ली थी। और इस पूरी घटना को कवर किया है एक राइटर ने। उस राइटर का नाम है, याद रखना, विशाख दत्त गुप्त काल का एक बहुत बड़ा राइटर है विशाख दत्त। उस विशाख दत्त ने एक किताब लिखी है। He wrote the book। उसने किताब लिखी है जिस किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। बेटा ध्यान रखना, देवी चंद्रगुप्तम है। यहाँ पर देवी क्या है? यहाँ पे देवी कुछ और नहीं बल्कि ध्रुव स्वामिनी है। चंद्रगुप्त क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है। और ये किताब जो कि संस्कृत में है तो देवी चंद्रगुप्तम है। अब पावर में कौन आ गया है? अब पावर में चंद्रगुप्त सेकंड आ चुका है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हुआ है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों में खूब विकास हुआ है। और क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में खूब विकास हुआ है, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त एरा का गोल्डन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन एज या स्वर्णकाल कहते हैं। और ध्यान रखना कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कुषाणों से भी ज़्यादा, कुषाणों की समस्या क्या, कुषाणों से अच्छी बात क्या थी? वो प्योरेस्ट फॉर्म में थे। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स हमें गुप्तकाल में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम गुप्तकाल को क्या कहते हैं? गोल्डन एज कहते हैं। याद रखिए, गुप्तकाल को हम किस नाम से जानते हैं? गुप्तकाल को भारत का स्वर्णकाल कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। और गुप्तकाल का जो स्वर्णकाल है वो चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल है। ये बात भूलना नहीं।
अभी एनालिसिस का पार्ट है कि गोल्डन एज के पीछे क्या क्या डिटेल होती हैं, बहुत लंबे लेक्चर्स होती हैं, वो सब पढ़ाएंगे कभी आपको, राइट। ये बात ध्यान रखना, गुप्त भारत का स्वर्णकाल, गुप्त काल, और गुप्त काल का स्वर्णकाल वो चंद्रगुप्त सेकंड का शासनकाल। अब आगे बढ़ाता हूँ। अब तुम देखोगे कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में देखो कि चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको हराया था, बेटा शकों को हराया था। क्योंकि शकों को हराया था इसीलिए टाइटल ली शकारी, कहा कि मैं शकारी हूं, शकों को हराने वाला हूं। शक हिंदुस्तानी है कि विदेशी हैं, विदेशी हैं, मदेशा से आए हुए थे। और जो विदेशियों को हराता है उसे क्या कहते हैं, विक्रम आदित्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विक्रमादित्य कहते हैं। इसीलिए विक्रमादित्य कहते हैं। इसीलिए देखोगे चौथा विक्रमादित्य है, ये फोर्थ विक्रमादित्य। इसीलिए हम चंद्रगुप्त सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। फिर तुम और देखोगे, क्योंकि शकों को हराया है इसीलिए एक सिक्का जारी किया है जिसे कहते हैं हम लोग सिंह निहंता प्रकार का सिक्का। यहाँ पे सिंह क्या है, यहाँ पे है सिंह का मतलब है शेर या फिर लॉइन, और निहंता का मतलब होता है हत्या करने वाला। मतलब एक सिंपल सी बात है कि इसने एक सिक्का जारी किया है जिसमें वो शेर की हत्या कर रहा है। शेर की हत्या शकों का क्या सिंबल है, देखो शकों का जो फ्लैग है उस पर शेर बना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत सरकार एक सिक्का जारी करे या नोट जारी करे जिसमें वो ड्रैगन को मार रहा हो। ड्रैगन कौन है, चीन, सिंबॉलिक है। कंगारू मतलब कौन, कंगारू मतलब ऑस्ट्रेलिया। उसी प्रकार अगर वो शेर को मार रहा है तब तो वो शकों को हरा रहा है। इसीलिए सिंह निहंता प्रकार का सिक्का जारी किया, खुद को विक्रमादित्य कहा, शकारी की टाइटल ली। बात समझ में आया। अब देखोगे कि इन्होंने शकों को हरा दिया है, इसका मतलब कनेक्ट करो, इसका मतलब जो काम समुद्रगुप्त नहीं कर पाया था, इस इलाके पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया था, अब ये इलाका भी समुद्रगुप्त के हाथ, ये इलाका भी चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में, ये चंद्रगुप्त सेकंड के हाथों में आ चुका था। अब चूंकि ये इलाका पूरी तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड के हाथों में आ चुका था, ये इलाका पूरी तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड के हाथों में आ चुका था, ये सुनो, यस, ये इलाका पूरी तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड के हाथों में आ चुका था। तो जब ये इलाका आया तो शकों का खजाना भी आया, और शकों का जब खजाना आया हाथ में तो शकों के खजाने में आपको सिल्वर बहुत देखने को मिलेगा, सिल्वर के कॉइन्स देखने को मिलेंगे। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने उन सिल्वर के कॉइन्स को थोड़ा सा, उस पर जो छाप वगैरह थी, छाप को साफ करवाई और उस पर अपनी स्टैम्प पड़वा दी है और इसी इलाके में जारी कर दी है। इसे तुम पढ़ते हो कि गुप्त काल में जो सिल्वर कॉइन है उसको जारी करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, वो चंद्रगुप्त सेकंड है। और किस इलाके में, यही गुजरात और ये जो मालवा का क्षेत्र है इसी इलाके में जारी किया था। और उस समय जो सिल्वर कॉइन होते थे उसे क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं, रुपया। उसे क्या कहते थे, रुपया कहते थे। और चंद्रगुप्त सेकंड को ये बात पता थी कि अब हमारा एम्पायर बहुत बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए केवल पाटलिपुत्र में बैठ के हर जगह शासन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसने उज्जैन, यहाँ तुम्हें नजर आ रहा होगा उज्जैन को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था। तो पूछेगा कि उज्जैन को किसने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो देखो तुम कहानी समुद्रगुप्त से पढ़ रहे हो, समुद्रगुप्त के रास्ते रामगुप्त के बाद में तुम चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ रहे हो, सारी कहानी जोड़ती जा रही है, कहानियां कनेक्टेड हैं बच्चे। अब इसके बाद में समुद्रगुप्त को पता, चंद्रगुप्त सेकंड को पता है कि ये वाला इलाका जो है वो हमारे समुद्रगुप्त ने नहीं जीता था, तो अब मेरा काम है कि इस इलाके को जीतो। इसीलिए चंद्रगुप्त सेकंड ने फिर आगे बढ़ा और कहते हैं कि 7 नदियों को पार किया। यहाँ पे ना इंडस और उससे संबंधित 7 नदियां हैं, उनको पार किया और यहाँ पर बहालिक हुआ करते थे, बहालिक हुआ करते थे, उनको बुरी तरीके से डिफीट किया। तो मतलब यह है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने समुद्रगुप्त का जो अधूरा काम था उसे पूरा किया।
जिन इलाकों पे समुद्रगुप्त कब्जा नहीं कर पाए थे पूरी तरीके से, उनको जीता, साउथ को नहीं, नॉर्थ की बात कर रहे हैं। और जो 7 नदियों को पार करके उन्होंने भालिकों को हराया है, इसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है एक अभिलेख से। ये देखो, ये है वो अभिलेख। ये दिल्ली में जाइएगा तो दिल्ली में जगह का नाम है महरौली। ये महरौली क्या है? महरौली दिल्ली में जगह का नाम है। महरौली क्या है? दिल्ली में जगह का नाम है। और अगर आप दिल्ली में कभी जाइएगा, महरौली जगह का नाम है, तो वहाँ पर ये आयरन का पिलर है। क्या नाम है? ये आयरन का पिलर है। ये आयरन का पिलर है, आयरन का पिलर है, ये लोहे का, ये लौह स्तंभ है। और अगर आप इस लौह स्तंभ को पढ़िएगा, थोड़ा सा साफ साफ मैं लिखूं क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। ये आयरन पिलर है, ये लौह स्तंभ है। और अगर आप इस लौह स्तंभ को पढ़िएगा, लोहे का पिलर है, तो इसी लोहे के पिलर के ऊपर लिखा हुआ है कि किसी चंद्र नाम के शासक ने 7 नदियों को पार किया था और भालिकों को हराया था। और ये घटना किससे जुड़ी है? चंद्रगुप्त सेकंड से। इसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने इस आयरन पिलर को बनवाया था, इस आयरन को पिलर को बनवाया था, उस पर लिखवाया था। समझ में आया? तो आयरन पिलर जो दिल्ली के महरौली में है, वो चंद्रगुप्त सेकंड का है, जहाँ से उसके 7 नदियों को पार करके अचीवमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। बट खास बात क्या है कि खास बात इसकी ये है कि दिल्ली के महरौली में जो आयरन पिलर है, इसमें आज तक रस्ट मतलब जंग नहीं लगी है, नेवर। आज इतने साल हो गए हैं, रस्ट नहीं लगी है। लोहा खुले में छोड़ दो, 2 दिन में मतलब 3-4 साल में खराब हो जाता है, बट इतने साल हो गए बट आज तक रस्ट नहीं लगी। इसका मतलब हम उस समय ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए थे। साइंटिफिक अगर ग्रोथ नहीं किया होता तो इस तरह का आयरन हम क्रिएट ही नहीं कर पाते। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हैं अब हम लोग। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ोगे, अब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त सेकंड का, अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त सेकंड का नॉर्थ इंडिया पे पूरा कंट्रोल हो चुका था। इधर का इलाका इनडायरेक्ट कंट्रोल था, ये वाला इलाका जो है बचा हुआ था। और समुद्रगुप्त जानता है कि अब बहुत बड़ा साम्राज्य है, अब हर जगह हमला करके बात नहीं बन सकती है, तो क्यों ना इस इलाके में अपनी पैठ बनाने के लिए वैवाहिक संबंध का इस्तेमाल कर ले, मैट्रिमोनियल अलाइंस बना लें, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलाइंस बना लेंगे तो भी हमारी दोस्ती हो जाएगी तो व्यापार करना आसान हो जाएगा, हमारी ग्रोथ होगी। दुश्मनी करेंगे कोनो फायदा तो है नहीं। इसीलिए चंद्रगुप्त सेकंड ने फिर शादी ब्याह का फैसला किया। जैसे चंद्रगुप्त सेकंड की बात करोगे तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कहते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने जो पहली शादी की थी, तुम्हें याद होगा जब मैं तुम्हें सातवाहन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में इस जगह पे एक बहुत ही फेमस डायनेस्टी, इसका नाम है नाग डायनेस्टी या नागवंश। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में जो एक फेमस डायनेस्टी है नाग डायनेस्टी, इस नाग डायनेस्टी की बात करोगे तो इस नाग डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी उसका नाम था कुबेर नागा। बेटा क्या नाम है? कुबेर नागा। कुबेर नागा से शादी की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो चंद्रगुप्त सेकंड की जो फर्स्ट वाइफ है वो कुबेर नागा है, जो नाग डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, महाराष्ट्र से। बात समझ में आए? और कुबेर नागा और चंद्रगुप्त सेकंड के रिलेशन से एक डॉटर भी हुई थी, एक लड़की हुई थी, उसका नाम था प्रभावती गुप्त। नाम क्या बच्चे? प्रभा लिखो, फिर वती लिखो, फिर गुप्त लिखो, प्रभावती गुप्त। इस प्रभावती गुप्त जब बड़ी हो गई तो इस प्रभावती गुप्त की शादी करवा दी गई थी इस इलाके में, यहाँ पर इस इलाके में तुम अच्छे से जानते हो किसका रूल है, तुमको मैंने बताया था जब मैं सातवाहन पढ़ा रहा था। यहाँ पे वाकाटक डायनेस्टी रूल करती थी। कौन सी डायनेस्टी? वाकाटक डायनेस्टी रूल करती थी। तो यहाँ के जो राजा हैं वाकाटक डायनेस्टी के, रुद्रसेन सेकंड, उनके साथ में प्रभावती गुप्त की शादी करवा दी गई थी। देख रहे हो, मैट्रिमोनियल लाइंस का इस्तेमाल कर रहा है। और तुमको ये भी पता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी भाभी ध्रुव सोमनी से शादी की थी।
और जो ध्रुव स्वामिनी से शादी की थी तो उससे एक बेटा हुआ था, उसका नाम है कुमारगुप्त। उसका नाम क्या है? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त की बात करोगे, कुमारगुप्त प्रथम, जिसको अगला शासक है, इसको पढ़ना है हमें। कुमारगुप्त की शादी जो होती है वो इस इलाके में होती है, यहाँ पर, इस इलाके में। यहाँ पर कौन सा बेटा? कर्नाटका के अंदर कदम डायनेस्टी है, कदम डायनेस्टी है। समझ में आ रहा है? कदम डायनेस्टी है। कदम डायनेस्टी के अंदर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। तो देखो कि जिस इलाके पे कब्जा नहीं, उस इलाके में उन्होंने फिर वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। साम दाम दंड भेद करके अपने साम्राज्य को बना रहे हैं सब। समझ में आया? इसीलिए रूल कर पाए थे इतना। ये सब क्लियर हो गया तुमको? ठीक, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में अब तुम्हें 2 डायमेंशन और पढ़ने हैं। एक डायमेंशन पढ़ना है, एक ट्रैवलर के बारे में पढ़ना है, और फिर इनके 9 रत्न के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त की बात करोगे तो चंद्रगुप्त सेकंड का टाइमलाइन क्या है? पढ़ाया था, 375 से लेकर 415 एडी ये समय है। तो जब ये रूल कर रहे हैं तो इन्हीं के समय एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर आया है। चाइना से बौद्ध धर्म को मानने वाला एक व्यापारी आया है, माफ कीजिएगा, यात्री आया है। चीन से बौद्ध धर्म को मानने वाला यात्री, क्योंकि चाइना के अंदर बुद्धिज़्म फैल चुका था, तो वो लोग बुद्धिज़्म के बारे में जानना चाहते थे, और बुद्धिज़्म के बारे में जानना है तो आपको इंडिया आना होगा। इसीलिए एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट आया था, ट्रैवलर आया था, उसका नाम था फायान, फयान नाम था, फयान नाम था। और ये फायान जो है भारत में कब आता है ना? ये आता है भारत में 399 एडी में आता है। और 399 एडी को तुम क्या लिख सकते हो? ये 4th सेंचुरी के एंड में आता है। भारत पे उस समय राजा चंद्रगुप्त सेकंड हुआ करते थे। और ये कब तक रहा था? भारत में 414 एडी तक रहा था, करीबन ऑलमोस्ट मान के चलो कि 15 ईयर्स तक ये रहा था। भारत में 15 ईयर्स तक आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? भारत में 15 ईयर्स तक आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त फायान मिलेगा। अगर तुम फायान के बारे में बात करो, अगर तुम फायान के बारे में बात करो तो फायान के बारे में तुम्हें समझ में आएगा कि जो ये फायान नाम का व्यक्ति है, फयान नाम का व्यक्ति है, इस फायान के बारे में तुम अगर बात करोगे तो फायान के बारे में तुम्हें समझ में आएगा, फयान के बारे में तुम्हें समझ में आएगा कि जो फायान है ना, इसने हिंदुस्तान में बहुत कुछ देखा है ना। और जो भी ऑब्जर्व किया है, जो कुछ भी इसने देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसको अपनी किताब में जाके मेंशन किया है। किताब का नाम क्या है? याद रखना बेटा, फूकोकी। ये चाइनीज टर्म है, फूकोकी। कैसे याद रहेगा बेटा? आसान भाषा में फा से फूकोकी होता है, फा से फायान होता है, ठीक है, याद रखना। और इसने फूकोकी के अंदर बहुत सारी बातें मेंशन की हैं। अच्छा, फूको की मीनिंग क्या होती है? फूको की मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है हिंदी में बौद्ध राज्य का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्टेट, बौद्ध राज्य का विवरण। क्योंकि उसके अनुसार जो है हिंदुस्तान, किस धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को मानने वाला राज्य। उसी के बारे में किताब में क्या दे रहा है? विवरण या फिर डिस्क्रिप्शन दे रहा है, बौद्ध राज्य का विवरण है। फायान की अगर बात करोगे तो फायान ने कुछ स्टेटमेंट दी हैं, जैसे कि भारत में वो कहता है कि भारत में कुछ, याद रखना, फायान वो कहता है कि भारत में कौड़ियों का इस्तेमाल होता है। कौड़ियाँ समझते हो? कौड़ियाँ, कॉन्च शेल कहते हैं, कौड़ियाँ, 2 कौड़ी के इंसान हो, वो कौड़ियों के इस्तेमाल की बात कहता है। फिर वो अनटचेबल्स की बात करता है, कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको समाज में आने की अनुमति नहीं है, जैसे चांडाल, उनका नाम मेंशन करता है ये आदमी। समझ में आ रहा है? ये मेंशन करता है कि भारत में उस समय कैपिटल पनिशमेंट या फिर मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। तो कुछ ऐसी बातें वो मेंशन करता है जो आपको याद रखनी चाहिए। फायान के बाद में तुम आगे चलो तो भारत में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में देखोगे तो चंद्रगुप्त के कोर्ट में 9 रत्न रहते थे, 9 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। तो चंद्रगुप्त
गुप्त सेकंड के कोर्ट में कौन रहते थे? 9 रत्न या फिर 9 ग्रेट पर्सनैलिटीज रहा करती थी। और 9 रत्न तुम्हें केवल चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में नहीं मिलेंगे, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ भी तुम्हें अकबर के कोर्ट में भी मिल जाएंगे। बट हमें अभी किस पे फोकस करना है? चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न पे ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में कौन कौन से 9 रत्न थे। याद करने का आसान तरीका देखो, DAV कॉलेज होता है ना, DAV कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, नाम सुना होगा। DAV कॉलेज लाला लाजपत राय जी ने स्टैब्लिश किया था। कभी मौका मिलेगा तो उसको डिटेल में बताएंगे। DAV कॉलेज में क्या है बेटा? DAV कॉलेज में तुम्हारी SSB लगी है। SSB कभी तुम देखोगे NDS CDS में तो SSB होता है, DAV कॉलेज में SSB है ना। जाओ और किले फतेह करो, KV, ये 9 वर्ड्स हैं। DAV कॉलेज SSB है, जाओ किले फतेह करो। यहाँ पे D का मतलब क्या है? यहाँ पे D का मतलब है धनवंतरी। धनवंतरी, धनवंतरी है, D फॉर धनवंतरी। पेशे से कौन है ये? पेशे से ये डॉक्टर हुआ करते थे। D फॉर धनवंतरी होता है, D फॉर डॉक्टर हुआ करता है। A से कौन है? A से कौन है? A स्टैंड फॉर अमर सिंह। अमर सिंह, ये इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डिक्शनरी लिखी है। इन्होंने डिक्शनरी लिखी है। इन्होंने डिक्शनरी लिखी है या शब्दकोश लिखा है। उस शब्दकोश का नाम है अमरकोश, जिसमें संस्कृत के जो टफ वर्ड हैं वो लिखे हैं। उसका नाम क्या है? अमर कोश है। फिर V से कौन है? ये V से हैं आपके वराहमीर। वराहमिहिर, वराहमिहिर की बात करोगे तो वराहमिहिर एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। यस, ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। और ना केवल मैथमेटिशियन थे, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमी, बेटा मैंने एस्ट्रोनॉमी बोला है, हिंदी में खगोल शास्त्र बोलते हैं। बेटा जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा वही खगोल शास्त्र की दुनिया में पैर रख पाएगा, चांद सितारों की गणना कर पाएगा। चांद है, सितारे, उसकी गणना वो कर पाएगा। और इन्होंने, वराहमिहिर साहब ने एस्ट्रोनॉमी के अंदर 5 सिद्धांत बताए थे। क्या बताए थे? 5 सिद्धांत या 5 प्रिंसिपल्स मेंशन किए हैं। अब चूंकि 5 सिद्धांत बताए हैं, इसीलिए इन्होंने किताब लिखी है पंच सिद्धांतिका। यस, ही रोट द बुक पंच सिद्धांतिका। ही रोट द बुक पंच सिद्धांतिका। या फिर लघु जातकम, वृहत जातकम, एक और किताबें मिलेंगी आपको। नेक्स्ट, ये हैं आपके शपणक, शपड़क, शपड़क। ये शपणक मिलेंगे आपको। शपणक बड़े ज़रूरी हैं। शपणक की बात करोगे, इस बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इस क्षण। अगले क्षण क्या होगा कौन बताता है? ये बताता है एस्ट्रोलॉजर। ये भविष्य बताने वाले एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, भविष्य बताते थे। अगले कौन है बेटा? अगले हैं तुम्हारे शंकु। शंकु, तुम देखोगे शंख का एक आकार होता है क्योंकि शंख का एक आकार होता है, इसलिए बहुत अच्छे क्या हुआ करते थे? ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हुआ करते थे, वास्तुकार। वास्तुकार मतलब होता है आर्किटेक्ट हुआ करते थे। ये कौन है? बी स्टैंड फॉर, बेटा ये है तुम्हारे बेताल भट्ट। बेताल, विक्रम विक्रम विक्रम, बेताल बेताल बेताल, बेताल भट्ट। ये बेताल भट्ट कौन थे? ही वॉज अ मैजिशियन। ही वॉज एन मैजिशियन। ये जादूगर हुआ करते थे। नेक्स्ट, ये कौन है? ये है घटपरक। घटपरक, क्या घटाना है, क्या पढ़ाना है, कौन तय करता है? ये कूटनीतिज्ञ या डिप्लोमेट तय करता है। ये देखो, के से क्या है? के से है कालिदास। के से क्या है? कालिदास। के से कौन है? कालिदास है। कालिदास की बात करोगे, कालिदास के बारे में कहते हैं, कालिदास को क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर, या भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास को क्या कहते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का
शेक्सपियर कहते हैं। समझ में आ रहा है? और ये है वराह रुचि, संस्कृत के विद्वान हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अब कालिदास जी के बारे में याद रखना, कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, है ना। संस्कृत में बहुत सारे ड्रामास लिखे कालिदास जी ने। कालिदास जी की बड़ी फेमस कहानी है कि ये बहुत बड़े मूर्ख आदमी थे एक्चुअली में। ये जिस जाल पे बैठते थे उसी को काटते थे। एक लड़की, उसका नाम था विदुत्मा। विदुत्मा जो है एक सुंदर सी राजकुमारी थी। उसने तय किया था कि मैं उससे शादी करूंगी जो मुझे डिबेट में हरा देगा। एक से एक राजकुमार आए, राजा आए और 5 ब्राह्मण भी आए, लेकिन इस लड़की ने सबको हरा दिया। 5 ब्राह्मणों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने तय किया इस लड़की की शादी हम उससे करवाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी होगा। तो वो गाँव गाँव गए, शहर शहर घूमे, बट कोई इस तरह का बेवकूफ़ मिला नहीं। लेकिन महाकवि कालिदास मिले, ये जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। उन्होंने तय किया इसकी शादी हम विद्युत्मा से करवाएंगे। इनको नीचे उतारे और बोले कि ए बाबू, तुम शादी करना चाहते हो विद्युत्मा से? बोला वो सुंदर सी राजकुमारी, बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन कहा कि जैसा हम बताएंगे तुम्हें वैसा करना होगा। तो इनको तैयार व्यार करके लेके गए और बोल दिया कि इनका मौन व्रत है। वो 5 षड्यंत्र की और विद्युत्मा हार गई। मजबूरी विद्युत्मा को इनसे शादी करनी पड़ी। पहला दिन आया, अब विद्युत्मा संस्कृत में बात करे और संस्कृत का एस भी ना जाने, क्योंकि ये तो प्राकृत में बोलते थे, कॉमन भाषा में बोलते थे। उस समय के अपर क्लास के जो लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो संस्कृत में बात करते थे और कॉमन मैन प्राकृत में बात करता था। तो इन्हें हवा ना लगे क्या कह रही है ये। बाद में विद्युत्मा को समझ में आ गया कि ये मूर्ख आदमी है, उन 5 ने धोखा दिया है, धोखे से शादी करवाई। इसके बाद उनको बहुत खरी खोटी सुनाई गई। फिर इसके बाद ये इन्हें घर से बाहर निकाला जाता है। ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपनी घर वापस आते हैं, अपने गेट पे नॉक करते हैं और विद्युत्मा को, अपनी पत्नी को डिबेट में हराते हैं। एक कहानी सुंदर से याद रखिएगा। महाकवि कालिदास जी ने बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं, बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं। जैसे इनका जो पहला ड्रामा है उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। इनका फर्स्ट ड्रामा है। इनका सबसे फेमस ड्रामा जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। वही शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। इनके बेटे का नाम भरत था, इसके देश का नाम भारत पड़ा। दूसरी किताब का नाम है मेघदूतम। मेघ क्या है? दूत के समान है, मैसेंजर के समान है। ट्रैवल करते हैं ना, बादल ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऋतु संहार, मौसम में होने वाला परिवर्तन, या रघुवंशम, भगवान श्री रामचंद्र की कहानियाँ देखने को मिलेंगी। तो देखोगे तमाम कहानियाँ, तमाम किस्से जो हैं वो लिखे गए हैं। तमाम कहानियाँ, तमाम किस्से जो हैं आपको ये ड्रामास लिखे गए हैं। और शेक्सपियर साहब ने भी ऐसे लिखा था, इसलिए यूरोपियंस कहते हैं कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया है कालिदास जी। इसके अलावा इनके कोर्ट में तो नहीं थे, बट आपको याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति का नाम, और उस व्यक्ति का नाम है, इनके कोर्ट में नहीं थे बट इन्हीं के समय की बात है, उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने किताब लिखी आर्यभट्टम, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे डिटेल बताई है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ये वही आर्यभट्ट थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पहले ऐसा मानना था कि जो पृथ्वी है वो बीच में है, सूर्य चक्कर मारता है, बट आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर काटती है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा। इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर एक पाई होता है, उसका सही वैल्यू बताया था। समझ में आ रहा है? बहुत प्रकांड विद्वान आदमी थे आर्यभट्ट साहब। इसी दौर में एक किताब लिखी जा रही है, उस किताब का नाम है वात्सायन एक कामसूत्र पर किताब लिखी थी। ये वही समय है जब किताब लिखी जा रही है। एक और किताब बताता हूँ मैं आपको, पंचतंत्र। आपने नाम सुना होगा विष्णु शर्मा जी का। तो विष्णु शर्मा जी ने किताब लिखी है पंचतंत्र, वही पंचतंत्र जिसके अंदर बहुत सारी कहानी है। एक आपने कहानी सुनी होगी प्यासे कौवे की कहानी। एक प्यासा कौवा था, मटके पे बैठा था, मटके के अंदर पानी नीचे था, उसने कंकड़ डाला और कंकड़ डाला तो पानी ऊपर आया और पी के चला गया। थर्स्टी क्रो की कहानी वही है पंचतंत्र की कहानियाँ। वो लिखी इसलिए जाती थी ताकि राजकुमारों को मोरालिटी, एथिक्स और डिसीजन मेकिंग पढ़ाई जा सके। समझ में आ रहा है कि मोरालिटी क्या होती, नैतिकता क्या होती, निर्णय कैसे लेते, सिखाए जा सके। बहरहाल हम चंद्रगुप्त सेकंड के बाद अब जा रहे हैं कुमारगुप्त फर्स्ट की तरफ। कुमारगुप्त फर्स्ट
कुमारगुप्त फर्स्ट की बात करोगे तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने 415 से लेकर 455 एडी के बीच में रूल किया है। इनका कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है। इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि जब ये कुमारगुप्त फर्स्ट रूल कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने उस इलाके पे हमला किया जहाँ पे अभी तक गुप्त शासक ध्यान नहीं दे रहे थे, और वो था असम का इलाका। क्योंकि असम उस समय उतना डेवलप था नहीं, असम उतना डेवलप था नहीं, इसीलिए इन्होंने असम के इलाके पर भी ध्यान दिया और असम को भी जीता। और असम को उस ज़माने में क्या कहते थे? असम को उस ज़माने में हम कामरूप कहते थे। क्या कहते थे बेटा? कामरूप। तो इन्होंने असम या फिर कामरूप के इलाके को, असम या फिर कामरूप के इलाके को जीत लिया था। असम बोलोगे तो भी ठीक है, कामरूप बोलोगे तो भी ठीक है। तो इन्होंने असम या फिर कामरूप के इलाके को जीत लिया था, और इन्होंने असम के इलाके को जीता था, इसीलिए इन्होंने एक कॉइन जारी किया है जिसे कहते हैं स्विंग निहंता प्रकार का सिक्का। स्विंग निहंता प्रकार का सिक्का। ये स्विंग क्या होता है बेटा? यहाँ पे स्विंग का मतलब होता है, स्विंग का मतलब होता है, स्विंग का मतलब होता है गेंडा। स्विंग का मतलब होता है गेंडा, गेंडा। और निहंता का मतलब क्या होता है? निहंता का मतलब होता है हत्यारा। तो गेंडे की हत्या करते हुए, गेंडे की हत्या करते हुए क्या जारी किया था? सिक्का। तो गेंडे की हत्या करते हुए सिक्का जारी किया था, इसलिए कहते हैं स्विंग निहंता प्रकार का सिक्का। याद रखिएगा, स्विंग निहंता प्रकार का सिक्का मतलब गेंडे की हत्या करते हुए सिक्का। और गेंडा कहाँ पाया जाता? गेंडा पाया जाता असम के इलाके में। इससे पता चलता है कि इन्होंने असम की विजय की थी। इसके अलावा कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा टाइप के, मैक्सिमम टाइप के जो कॉइन्स इन्होंने जारी किए थे, इन्होंने करीबन 14 टाइप्स के कॉइन इशू किए थे। समझ में आ रहा है? इन्होंने मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख भी जारी किए हैं, सबसे ज़्यादा अभिलेख भी इन्होंने जारी किए हैं। और इनकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये लोग बिहार में रहते थे। तो बिहार में एक जगह है नालंदा जहाँ गौतम बुद्ध गए थे, तो उसी नालंदा में एक विश्वविद्यालय बनवाया था जिसको हम नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। किसने, किस समय बना है? गुप्त डायनेस्टी के समय बना है। किस सेंचुरी में बना है? तो याद रखिएगा, नालंदा जो है आपको 5th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके यहाँ पढ़ाई किस धर्म की होती है? यहाँ पे जो पढ़ाई होती है प्यारे प्यारे बच्चे, नालंदा में वो बुद्धिज़्म पे पढ़ाई होती है। और बुद्धिज़्म में किसकी पढ़ाई होती है? बुद्धिज़्म में पढ़ाई होती है, दो है ना, हीनयान और महायान। तो इनका जो ओरिएंटेशन है वो किसकी तरफ है? वो महायान की तरफ है। बुद्धिज़्म के अंदर महायान से रिलेटेड पढ़ाई ज़्यादातर होती है। समझ में आ रहा है? तो ये महायान पर ओरिएंटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल यहाँ महायान की पढ़ाई होती है। हीनयान के विचारों को भी पढ़ाया जाता है, वैदिक रिलीजन के विचारों को भी पढ़ाया जाता है, यहाँ पर मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर साइंस भी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने की वजह से ये विश्वविद्यालय है बहुत रेनाउंड ये यूनिवर्सिटी हुआ करता था। बात समझ में आ रहा है? अब कुमारगुप्त फर्स्ट की जब डेथ होती है तो इस डायनेस्टी का जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है स्कंदगुप्त। अब बारी किसकी है? स्कंदगुप्त की बारी है। कुमारगुप्त का बेटा है स्कंदगुप्त, जो कि रूल करेगा। स्कंदगुप्त के बारे में कोई खास चीज़ें नहीं है, बट ये है कि स्कंदगुप्त जब रूल कर रहे थे तो इनके समय में हमला होता है, विदेशी हमला होता है। किसका हमला होता है? विदेशी हमला, हूण का। बेटा HUN, हूण। हूणों ने विदेशी हमला किया था। हूण मध्य एशिया से आए थे। फिल्म देखिए दबंग, हुड़ दबंग 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 हुड़ दबंग। हाँ, हूण याद रखना, हूण सेंट्रल एशिया से आए थे। और हूणों ने जब हमला किया स्कंदगुप्त के समय, स्कंदगुप्त का पहला हमला हूणों के समय होता है, तो ये हमला बुरी तरीके से फेल कर दिया। क्योंकि ये नियम है कि जब भी हिंदुस्तान की राजनीति में
कोई ताकतवर शासक बैठेगा तो हमला नहीं होगा, अगर हुआ तो सफल नहीं होगा। स्कंदगुप्त ताकतवर है तो हूण सफल नहीं हो सकते हैं, और उन्होंने हूणों को डिफीट किया था। इसकी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इनके एक इंस्क्रिप्शन से। हमारे ईस्ट उत्तर प्रदेश में, ईस्ट यूपी में गाजीपुर के पास, ये गाजीपुर के पास में एक जगह है, इसका नाम है भीतरी। क्या नाम है बेटा? भीतरी। उस भीतरी से हमें एक पत्थर का टुकड़ा मिला है जहां पे लिखा हुआ है कि कैसे स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, इसीलिए इसको भीतरी अभिलेख या भीतरी इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कि बहुत आसान तरीका है कि ये लोग हिंदुस्तान के कहाँ घुस रहे हैं? ये लोग हिंदुस्तान के भीतर घुस रहे हैं, और क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान के भीतर घुस रहे हैं इसीलिए क्या कहते हैं? भीतरी इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये वही भीतरी इंस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार स्कंदगुप्त जो हैं उनको डिफीट किया था। बात समझ में आया? ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद स्कंदगुप्त के मरने के बाद ये पूरा डायनेस्टी जो है वो बहुत धीमे धीमे कमज़ोर पड़ने लगा। अब यहाँ से गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, और इसी बीच में राजा आए भानुगुप्त। और जब भानुगुप्त रूल कर रहे थे तो भानुगुप्त के समय फिर हमला किया हूणों ने। और इस बार जब हूणों ने हमला किया तो भानुगुप्त के जो सेनापति थे, जो कमांडर थे, उनका नाम था गोपराज। क्या नाम है? गोपराज। कहते हैं कि गोपराज पर जब हमला हुआ तो गोपराज ने विरोध किया और गोपराज इस चक्कर में मारे गए, हूणों से लड़ते हुए मारे गए। और बाद में इनकी वाइफ ने खुद को आग के हवाले कर दिया, अर्थात सती कर लिया। क्या कर लिया? खुद को सती कर लिया। तो याद रखना कि सती एक होता है जौहर। जब वुमेन सिंगल अपने आप को सेक्रीफाइस करती है तो सती होता है, और जब कई सारी महिलाएं अपने आप को सेक्रीफाइस करती हैं तो उसे जौहर कहते हैं। और इस जो सती हुआ है, सती के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि कैसे भानुगुप्त के सेनापति गोपराज हूणों से लड़ते हुए मारे गए, उनकी पत्नी ने खुद को सती कर लिया। इसके बारे में जानकारी मिलती है 510 AD में, 510 ईस्वी में एक अभिलेख है। मध्य प्रदेश कभी जाइएगा तो मध्य प्रदेश में जगह का नाम है एरण। क्या नाम है बच्चे? एरण। उस एरण से हमें एक अभिलेख मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एरण अभिलेख कहते हैं, एरण इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और इसी एरण इंस्क्रिप्शन के अंदर इस सती प्रथा के बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। याद रखिएगा, इस एरण अभिलेख में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, कुछ भूलना नहीं। इस एरण अभिलेख में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? सती प्रथा का जो पहला एविडेंस है वो एरण इंस्क्रिप्शन से मिलता है। मैप पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर मैप पे मिल जाए तो अच्छा है। यहाँ पर उज्जैन के पास यहाँ पर एरण है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद में गुप्त साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो गया, और जब वो कमज़ोर हो गया इसके बाद में इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था विष्णुगुप्त की जब हत्या होती है, इसी के साथ में गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाता है। और गुप्त साम्राज्य जब खत्म होता है तो गुप्त साम्राज्य खत्म होने के बाद भारत में शुरू होता है गुप्त उत्तर काल, जिसको लेटर गुप्ता पीरियड कहते हैं। और लेटर गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। होपफुली ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया एक एक पॉइंट बताया है, कनेक्ट करके बताया, सारी मैपिंग करवाई है। समझ में आ रहा है? कितना सारा मैपिंग करवाया, मैंने इरेज करके भी कितना सारा बताया है, ताकि आपका कोई भी जो पॉइंट है वो आपका मिस ना हो जाए। मैंने इमेजेस का प्रॉपर यूज़ किया है, मैंने सब कुछ यूज़ किया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट नहीं मिस होने चाहिए। बाकी इसके हिंदी में और इंग्लिश में नोट्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।